मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है इसको कैसे काम करेगा, और ये रहा आपका डायग्राम में आप देख रहे हो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बना हुआ है, जिसमें एक तरफ नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ साउथ पोल है। और मजेदार बात यह है कि दोनों ही प्लेन नहीं है, ये कॉनकेव सरफेस का मैग्नेट बना हुआ है। जो नॉर्थ पोल है वो भी कॉनकेव है और जो साउथ पोल है वो भी कॉनकेव सरफेस का बना हुआ है। और इसमें बीच में एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर, ये ब्लू कलर का जो दिखा रहा है ये आयरन कोर है, जो एक सिलेंडर है, सॉफ्ट आयरन कोर का ये बना होता है। और येलो कलर की जो वायर दिख रही है ये वायर इसके चारों तरफ, इस सिलेंडर के चारों तरफ वाउंड की हुई है, ये वायर लूप है। और यहाँ पे जो निडल है, एक निडल यहाँ पे लगी हुई है, यही निडल जब ये सिलेंडर है, ये जो रेक्टेंगुलर वायर है, ये जब मूव करेगा तो ये निडल भी इसके साथ क्या होगी, मूव करेगी। तो इस वायर में डिफ्लेक्शन होने के साथ साथ निडल में भी डिफ्लेक्शन होगा, और ये निडल या पॉइंटर इसको बोलते हैं, और इसके साथ लगा हुआ ऊपर में स्केल है आपका, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। और नीचे में ये जो है आप देख रहे हो एक रिंग की तरह छोटा सा, ये है फॉस्फर ब्रोंज की स्प्रिंग। फॉस्फर ब्रोंज की स्प्रिंग को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका प्रिंसिपल क्या होगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और प्रिंसिपल में नॉर्मली ये होता है कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल होती है, ठीक है ना, उस करंट कैरिंग कॉइल को आप जब उससे करंट पास होता है तो आप वहां पे देख सकते हो कि किस तरह से वो फंक्शन करता है। यहाँ पे मैं इसके प्रिंसिपल पे लेके आ रहा हूँ, ये देखो। अभी जो मैंने कॉइल दिखाया है, ये कॉइल को अगर आप अपर व्यू देखोगे इसका, ये अपर व्यू ऊपर का इस तरफ है, लेकिन अगर सिलेंडर के फ्रंट का ये वाला पोर्शन जो आप फ्रंट का ये वाला है जो डार्क ब्लू कलर है, इसका अपर व्यू देखोगे इस तरफ से, जिस तरफ आपकी निडल दी हुई है, तो अपर व्यू आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ये कॉनकेव सरफेस दिख रहा है यहाँ पे मैग्नेट का, नॉर्थ पोल का, ये कॉनकेव सरफेस दूसरी तरफ का साउथ पोल का। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से इस तरफ साउथ की तरफ आएगी, और नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरफ दूसरी तरफ निकलती हुई दिखेगी। तो मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा था, तो प्रिंसिपल इसका ये है, its working is based on the fact that when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experience a net torque. इस कॉइल पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में टॉर्क एक्सपीरियंस करता है ये कॉइल, जिसके कारण इसका जो पॉइंटर है, कॉइल के साथ लगा वो पॉइंटर, वो मूव करता है। मैंने बताया आपको ये परमानेंट मैग्नेट होती है, कॉनकेव परमानेंट मैग्नेट होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो, अगर साइड से आप देखना चाहोगे तो गैल्वेनोमीटर कैसा दिखेगा, ये देखो, ये बीच में सॉफ्ट आयरन कोर है, सिलेंड्रिकल, और ये वायर वाउंड की हुई, ये वायर यहाँ से आई हुई है, देखो ये वायर आई हुई है, P से Q, Q से R, और R से ऊपर यहाँ पे गई हुई है। इस तरह से ये वायर, नंबर ऑफ टर्न्स हैं वायर में। और फाइनली वायर जो है फॉस्फर ब्रोंज के स्प्रिंग से नीचे अटैच्ड है, ठीक है। ये फॉस्फर ब्रोंज की स्ट्रिप ये भी है। इसको ये इसलिए यूज करते हो क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपकी निडल से कनेक्टेड वायर जो है वो लूज हो जाती है, निडल थोड़ा बहुत लेफ्ट या राइट, नल पॉइंट से लेफ्ट या राइट डिफ्लेक्ट करता हुआ दिखता है, तो आप इस फॉस्फर ब्रोंज वायर को आप टाइट करके थोड़ा सा लेफ्ट राइट की तरफ पोजीशन नल पॉइंट पे एडजस्ट कर सकते हो। तो इसलिए ये फॉस्फर ब्रोंज का स्प्रिंग उसके लिए काम करता है। ये मान लो आपका जैसे ये कॉइल है, ये PQRS जिस पे करंट पास हो रही है, ये रेक्टेंगुलर वहां पे वायर लूप है, और ये आपकी निडल है। जो पॉइंटर आप देख रहे हो डायग्राम में, ये पॉइंटर इस तरह से यहाँ पे अटैच होती है, इससे अटैच्ड होती है, आपकी जो वायर लूप है इससे अटैच होती है। जैसे ही वायर लूप डिफ्लेक्ट होगी अपनी पोजीशन से, मान लो ये अभी नल पॉइंट है, ये गैल्वेनोमीटर का नल पॉइंट है, ये पॉइंटर दिखा रहा है कि नल पॉइंट है, जैसे ही थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी तो ये लेफ्ट साइड में ये जैसे वायर लूप जो है वो बेंड होगी, तो ये निडल भी बेंड होता है, इस तरफ चला जाएगा।
अगर दूसरी डायरेक्शन में बेंड होगी तो इस तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंटर जो है, पॉइंटर की भी पोजीशन जो है अपने मीन पोजीशन, अपने जीरो नल पोजीशन से डिफ्लेक्ट होगी। सिर्फ किस में डिफ्लेक्शन आती है? तो इस लूप में आपकी डिफ्लेक्शन आती है। इस लूप में डिफ्लेक्शन आती है, किसके कारण आती है? इसमें डिफ्लेक्शन आती है टॉर्क के कारण। टॉर्क मतलब एंगुलर फोर्स। जब इस पे एंगुलर फोर्स लगता है, ये आपका जो लूप है, ये जब मूव करेगा ना, तो ये मूव करेगा तो इसके साथ ये जो पॉइंटर आपने लगा रखा है, ये पॉइंटर भी शुरू में नल पॉइंट के केस में ये पॉइंटर बिल्कुल मिडिल में होगा इस तरह से, और जैसे ही टॉर्क इसमें अप्लाई होगा तो ये पॉइंटर इसके साथ डिफ्लेक्ट करेगा, और जब आप करंट वहां से हटा दोगे तो ये एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। और एक्चुअल पोजीशन में इसको लाने के लिए जो फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग है नीचे में, वो इस पे काम करेगी, क्योंकि स्प्रिंग जैसे ये टिल्ट होता है, इस तरफ करंट पास होगा तो ये टिल्ट होगा। तो करंट जैसे ही पास होता है, हाईली सेंसिटिव है, ये टिल्ट हुआ तो फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग जो है वो ट्विस्ट हो जाती है। जैसे ही फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग ट्विस्ट होती है, आप करंट वहां से जैसे ही विड्रॉ करते हो, करंट वहां से आपने जैसे ही हटाया, तो करंट हटाने के साथ ही ये स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स जो पहले से ट्विस्ट हो गया था, वो रिस्टोरिंग फोर्स फिर से वहां पे डेवलप्ड हो जाता है। और जब रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है तो आपका क्या होता है कि वो रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स, उसको इस निडल को एक्चुअल पोजीशन में लाने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे टॉर्क के लिए जैसे अभी हमने स्टडी किया था, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स, जैसे फोर्स के बारे में मैंने बताया था बीना, BINA। तो ये देखो BI, और यहाँ पे अभी मैं क्या दिखा रहा हूँ, BI भी है, N भी है, और लेंथ L है। तो यहाँ पे L लेंथ नहीं, B लेंथ को मैं ले रहा हूँ। और यहाँ पे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में मैंने क्या बताया था? A sin थीटा। तो A sin थीटा मैंने यहाँ पे लगा दिया। एरिया नहीं लगेगा। अभी दिखा रहा हूँ, अभी देखो B और A, ये B और A मिलके तो ही एरिया बनेगा ना। तो ये एरिया बना दिया। और साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री मैंने दिखाया यहाँ कि देखो ये लाइन, ये वाली लाइन B है और ये A है, तो इस लूप का एरिया B इंटू A, यहाँ पे मैंने दिखाया था A इंटू B, यहाँ पे करता हुआ A इंटू B इक्वल टू कितना हो गया? एरिया। तो वही लूप है, वहां पे सेम लूप है, उसी में करंट फ्लो हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे एरिया आपका बन रहा है, तो इसको मैंने एरिया से दिखा दिया। ठीक है, तो इस एरिया के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? रीस्टोरिंग टॉर्क वो होता है जो स्प्रिंग में स्टोर हो रहा है, क्योंकि जब ट्विस्ट होता है तो उसमें स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेविएशन के, मतलब अल्फा के। जितने एंगल से आपकी जो रेक्टेंगुलर वायर है वो जितने एंगल से डेविएट हो रही है, वही रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर रही है उस स्प्रिंग में। तो टॉर्क रीस्टोरिंग जो है, दिस वन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आप यहाँ पे दे सकते हो K मान लिया मैंने, K अल्फा। तो K जो है इसको टॉर्सनल कांस्टेंट बोला जाता है, टॉर्सन कांस्टेंट इसको हमने कंसीडर कर लिया। और ऊपर में टॉर्क इक्वल टू मेरे पास आ रखा है, यहाँ पे देखो आप, टॉर्क इक्वल टू आया हुआ है मेरे पास BINA। तो दो फॉर्मूले आगे, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। K अल्फा इक्वल टू BINA, यहाँ से अल्फा इक्वल टू आपके पास आएगा NBA अपॉन K। तो अल्फा आपके पास मिल गया। अल्फा जो है एंगल ऑफ डेविएशन है, और आई मैंने यहाँ पे अलग से यहाँ पे आई भी लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो आपके पास है अल्फा, इससे साफ पता लगता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और के मतलब टॉर्सन कांस्टेंट, ये सब फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अल्फा जो होता है, एंगल ऑफ डेविएशन जो होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? करंट के। ये भी पूछा जाता है। तो बाकी सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है, और इसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट मैंने NBA अपॉन K बोला है, इसको मैं बोलता हूँ एक कांस्टेंट मैं बोलता हूँ, दिस वन इज इक्वल टू G। चूंकि गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट है इसलिए इसको G मैंने माना है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो इसके बाद यहाँ पे जब आपने निकाल लिया तो K, कैपिटल K इक्वल टू K बाय NB, ये G इक्वल टू, G के जगह पे मैंने लिखा क्या? देखो G इक्वल टू K बाय NBA, और G के बारे में आपको बता दिया मैंने क्या है, ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, और इसको कांस्टेंट आपको बोला जाता है कांस्टेंट रिडक्शन फैक्टर, दोनों ही चीजें इसको बोल सकते हैं, करंट रिडक्शन फैक्टर, सॉरी। एक्चुअली G कांस्टेंट है इसलिए मैंने वहां पे मेरे कांस्टेंट बोल दिया।